अब देखो, जो नए बच्चे बिल्कुल आज इनका फर्स्ट डे है, मैं उन्हें बता दूं, राष्ट्रपति हम पढ़ रहे हैं और राष्ट्रपति में हमने शुरू कर रखी है कार्यपालिका शक्तियां। ठीक है, कार्यपालिका की शक्ति हमने शुरू कर रखी है। कार्यपालिका की शक्ति की मैं बात करती हूं तो कल हमने कुछ अनुच्छेद बात किए थे। मैं केवल यहां अनुच्छेदों का ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाली, क्योंकि कल मैंने लगभग अनुच्छेद डिस्कस कर लिए थे। फिर भी मैं कहती हूं, अगर कोई प्रॉब्लम रहती है आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मैम इस आर्टिकल को फिर समझा दो। मैं 6 बजे आपको वो आर्टिकल वापस रिपीट कर दूंगी, क्योंकि यहाँ जो क्लास है उसको मुझे आगे बढ़ाना भी होता है। 2 दिन में 3 दिन में राष्ट्रपति कंप्लीट भी करना है, फिर हमें आगे भी अदर भी क्लासेस भी लगानी है, अदर टॉपिक्स भी कंप्लीट करने हैं। ठीक है ना, तो अगर किसी को कोई डाउट रह जाता है किसी अनुच्छेद में, कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख देना या टेलीग्राम पर आप लिख देना, मैं उसे शाम को 6 बजे वाली क्लास में समझा दूंगी। निश्चिंत रहो, मेरा काम केवल तुम्हें समझाना, पढ़ाना और तुम्हारा सिलेक्शन करवाना है। किसी भी एग्जाम में तैयारी कर रहे हो, ठीक है, मैं चाहती हूँ राष्ट्रपति से कोई क्वेश्चन आए तो मुझसे जो बच्चा पढ़ा है उसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। ठीक है ना, तो इसलिए कोई डाउट रहे, कोई प्रॉब्लम रहे, बेझिझक कमेंट में लिखना, मैं आपको वापस समझा दूंगी। मुझे वापस समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 बार पूछोगे 5 बार समझाऊंगी। जब तक तुम्हें समझ में नहीं आए, याद नहीं हो, तब तक मत रुकना। याद हो जाए, समझ में आ जाए, उसके बाद में आप अपन आगे चल सकते हैं। अभी अपन डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। कार्यपालिका शक्ति में मैंने आपको अनुच्छेद 53 पढ़ाया था, जिसमें क्या था कि सारी जो कार्यपालिका की शक्ति होती है, संघ की, केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। ये हमें पता है। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, उसके बाद अपन ने दूसरा कौन सा आर्टिकल पढ़ा था? 74, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति को सहायता व परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का प्रधान मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। थोड़ा सा इस आर्टिकल में परिवर्तन क्या है? 44वें संविधान संशोधन 1978 में यह कह दिया कि मंत्री परिषद व प्रधानमंत्री जो परामर्श राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति उस परामर्श को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। आपका संविधान संशोधन कौन सा? 44वां 1978। डिटेल डिस्कस अपन ने कल की थी। फिर भी प्रॉब्लम रहे तो लिखना। मैं यहाँ केवल ये मान के चल रही हूं कि आपने कल वाला वीडियो देखा होगा। ठीक है, अगला 75 क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। देखो, मैं यहाँ मंत्री परिषद शब्द काम में ले रही हूँ। हो सकता है जिन बच्चों ने मंत्री परिषद पढ़ा हो उन्हें लग रहा हो कि मैडम प्रधानमंत्री भी लिख दिया, मंत्री परिषद भी लिख दिया। जब तक मैं तुम्हें प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल इन सब में अंतर नहीं समझा दूंगी, तब तक मैं प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को अलग अलग ही लिखूंगी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री या मंत्री को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 75 कह रहा है। चौथा अपन ने देखा था अनुच्छेद 77 क्या कहता है? अनुच्छेद 77 ये कहता है कि संघ के कार्यपालिका के जितने भी काम होंगे, संघ के कार्यपालिका के जितने भी कार्य होंगे वह राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाएंगे। वह कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाएंगे। देखो, इन दोनों अनुच्छेदों में आपको अंतर पता होना चाहिए। ये कहता है कि कार्यपालिका शक्ति निहित है, शक्ति है, इसकी बात कर रहा है, परंतु ये कह रहा है कि कार्यपालिका में जो काम होंगे उस काम के ऊपर नाम, हस्ताक्षर, मोहर किसकी होगी? राष्ट्रपति की होगी। ठीक है, इसी आर्टिकल में एक दूसरा पॉइंट भी है। वो क्या कह रहा है कि मंत्रियों के विभाग बंटवारे के नियम राष्ट्रपति द्वारा तय किए जाएंगे। मंत्रियों के विभाग बंटवारे संबंधी जो भी नियम है वह राष्ट्रपति द्वारा तय किए
जाएंगे। पांचवा पॉइंट जो था वो क्या अपना अनुच्छेद 78। ठीक है, इसमें केवल मैं आपको इतना ही बताने वाली हूं कि यह अनुच्छेद प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के मध्य, प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के मध्य संबंध को दर्शाता है, जिसमें वह लिखता है कि अगर राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से देश की शासन संबंधी, प्रशासन संबंधी या शासन व्यवस्था संबंधी कोई भी सूचना प्राप्त करनी हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मांग सकता है। दूसरा बिंदु यहां क्या कहना है, अगर राष्ट्रपति विधि निर्माण से संबंधित कोई जानकारी, कोई सूचना प्रधानमंत्री से मांगता है तो प्रधानमंत्री को देनी पड़ेगी, आवश्यक होगा। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति विधि निर्माण की सूचना प्रधानमंत्री से मांग सकता है कि वर्तमान में कौन से कानून निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, कौन से कानून निर्माण की बातें की गई है, कौन से कानून निर्माण की बात कहां तक पहुंची है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या कह रहा है, ठीक है, 78 का जो तीसरा बिंदु है वो क्या कहता है आपके यहां, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट जो है वो ये कहना चाह रहा है कि राष्ट्रपति अगर किसी मंत्री परिषद ने किसी विषय पर विचार नहीं किया है, अगर किसी मंत्री परिषद ने किसी भी विषय पर या किसी विषय पर विचार किया हो या न किया हो, उस विषय पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति किसी भी मंत्री परिषद को कह सकता है। मतलब वो कहेगा तो प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री द्वारा मंत्री परिषद में उस विषय पर विचार करवाया जाएगा। ठीक है, ये हमने कार्यपालिका के 5 पॉइंट थे जो कल डिटेल में पढ़े थे, आज मैंने वापस समझा दिया, रिपीट कर दिया है। डिटेल में कल पढ़ा था, आज इतना डिटेल में नहीं लिया है मैंने कल 6ठे पॉइंट की चर्चा की थी, जिसमें हमने डिस्कस कर रहे थे राष्ट्रपति द्वारा प्रमुख नियुक्तियां, राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करता है। सबसे पहला बिंदु अगर मैं नियुक्ति की बात करती हूं तो हमने अभी देखा प्रधानमंत्री व मंत्री, प्रधानमंत्री व मंत्री अनुच्छेद 74 द्वारा राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। दूसरा अगर अपन बात करते हैं तो दूसरा क्या है, मैं स्टूडेंट्स को कह देती हूं कि आप अभी कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखते हैं, मैं माफी चाहूंगी, मैं उसे पढ़ नहीं पाऊंगी। ठीक है, उसके जवाब भी नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैं अभी आपको पढ़ाने में व्यस्त हूं, आपको समझाने में व्यस्त हूं। तो आपके जब भी कोई डाउट कमेंट रहता है, मैं जब बोलूं कि भाई हाँ अब बोलो कि मैं आपके कमेंट पढ़ रही हूँ, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, आप अपने क्वेश्चंस उस वक्त पूछें, अभी केवल शांति से पढ़ें। ठीक है ना, चैट बॉक्स में कुछ भी लिखेंगे मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, मैं आपको नहीं समझा पाऊंगी। इससे अगर कोई विद्यार्थी को यूं लगे कि मैडम ने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए तो मैं आपको इसका कारण भी बता रही हूँ। प्लीज जब मैं आपको कहूं कि अब पूछे क्वेश्चन, उस वक्त आप क्वेश्चंस पूछ ले, मैं आपसे डिस्कस कर लूंगी क्वेश्चंस को। ठीक है, अभी केवल ढंग से पढ़ो अच्छे से। देखो, प्रमुख नियुक्ति में प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 74 के आधार पर राष्ट्रपति करता है। अगर अपन अगली बात करते हैं तो राज्यपाल अनुच्छेद 155 के आधार पर जितने भी राज्य हैं, राज्य की है, जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा अनुच्छेद 155 के आधार पर। तीसरा जो है वो क्या कहना है, उपराज्यपाल व प्रशासक। अब देखो होता क्या है, आपका देश 2 हिस्सों में है, 2 हिस्से मतलब वैसे टुकड़े में ही, हिस्से का मतलब क्या है, एक तो होता है राज्य और एक होता है केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्यों में तो राज्यपाल हो गया, ठीक है, परंतु केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सी मतलब कौन सा पद है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल है कुछ में, और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक है। ठीक है, कुछ में क्या है, उपराज्यपाल है और कुछ में क्या है, प्रशासक पद है। इन दोनों पदों पर नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 239 के आधार पर, अनुच्छेद 239 के आधार पर। उपराज्यपाल जो है वह वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेशों में है, दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार,
अंडमान निकोबार, आपका जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख। ठीक है, अब दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन 5 केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल कितने? उपराज्यपाल 5, मतलब 5 केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल है। बाकी 3 केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा पद है? प्रशासक का पद है। ये दोनों नए हैं, ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, वहां राज्यपाल हुआ करता था। अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है तो वहां पर उपराज्यपाल है, और जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा अलग निकालकर हमने एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जिसे हम लद्दाख कहते हैं, और लद्दाख में भी कौन सा पद है? उपराज्यपाल का पद है। मैं इसे रब कर रही हूं, ध्यान रखना। चौथा, अगला पॉइंट अगर अपन बात करते हैं, महान्यायवादी। अनुच्छेद कौन सा है? 76। महान्यायवादी को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद कौन सा है? 76। 5वें की अगर मैं बात करती हूं तो आप कह सकते हो CAG, जिसे आप कहते हो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद आपका कौन सा काम में आएगा नियुक्ति में? अनुच्छेद 143। ये वो अनुच्छेद लिख रही हूं जिन पे नियुक्ति का उल्लेख है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला जो है वो सर्वोच्च न्यायालय। अब सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उन्हें भी नियुक्त कौन कर रहा है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद आपका कौन सा काम में आएगा? 124। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। अनुच्छेद 124 के आधार पर उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर रहा है? यह ध्यान क्या रखना है, बच्चों के दिमाग में एक चीज होती है कि मैडम केंद्र की बात केंद्र में और राज्य की राज्य में। जहां वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पढ़ते हैं वहां उनका एक दिमाग क्लिक करता है राज्यपाल। होता है या नहीं होता? होता है। जैसे ही आप राज्य का कुछ देखते हो आपके दिमाग में राज्यपाल आता है या मुख्यमंत्री आता है ना। ध्यान क्या रखना है, राज्यपाल केवल परामर्श देता है। यहाँ उच्च न्यायालय, जितने भी राज्यों में हाई कोर्ट्स हैं, उन हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं वह अनुच्छेद 217 के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। 217 के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, 8वां यूपीएससी। यूपीएससी जिसे आप संघ लोक सेवा आयोग कहते हो, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों चाहे सदस्यों नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रीय वित्त आयोग, वित्त आयोग नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। फिर आप देख लो आयोग, फिर जितने भी जो भी है, जैसे कि अल्प सूचना आयोग है, अल्पसंख्यक व अनुसूचित जाति जनजाति, इस प्रकार के कई प्रकार के आयोग हैं। मानवाधिकार आयोग है, सूचना आयोग है, सतर्कता आयोग है। तो जो आयोग है उन सभी आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य जो है वो राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। अध्यक्ष और सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। ये राष्ट्रपति की नियुक्तियां हैं कि राष्ट्रपति इन व्यक्तियों को पद पर नियुक्त करता है। अब अगर इसमें कोई रह गया हो तो मुझे आप बाद में बता देना, अभी तो मुझे भी पता नहीं चलेगा, देख लीजिए। बाकी लगभग जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने लगभग सारे कवर कर दिए। ये राष्ट्रपति की प्रमुख नियुक्तियां हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अगला देखो, ये नियुक्तियां हो गई। अब मैं 7वें पॉइंट की बात करती हूं। अगला जो बिंदु है उसमें मैं आपको ये बताने जा रही हूं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कौन करता है। यहां आप प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या लेते हैं? प्रसाद पर्यंत का मतलब सविवेक नहीं है कि भाई वो व्यक्ति, जिन व्यक्तियों पर राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी नियुक्त कर सकता है, ऐसा नहीं होता।
राष्ट्रपति जिनकी नियुक्तियां करता है उन व्यक्तियों में से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, जिनका यूं समझ लीजिए जैसे कि राज्यपाल है, ठीक है। तो राज्यपाल राजस्थान का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, राजस्थान का राज्यपाल है, 2 साल उन्होंने काम किया और राष्ट्रपति ने क्या किया, उनसे त्याग पत्र मांग लिया। जैसे राष्ट्रपति ने त्याग पत्र मांगा उनको जाना पड़ेगा, पद छोड़ना पड़ेगा। अगली बात समझो, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पारित होने मात्र से ही प्रधानमंत्री पद रिक्त नहीं होगा, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर बाध्यता होगी, यूं मान के चलो कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री से त्यागपत्र मांग लेगा। और जैसे ही आपके यहाँ मतलब राष्ट्रपति जो है अगर किसी से त्यागपत्र मांग लेता है तो पद रिक्त हो जाता है, चाहे उसका कार्यकाल आगे हो या ना हो, ठीक है। अब देखो प्रसाद पर्यंत, इसमें आप यूं कह सकते हो कि कौन कौन है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, वो है राज्यपाल और प्रधानमंत्री, मंत्री और महान्यायवादी। महान्यायवादी ये तीनों जो पद हैं वो आपके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आप कभी भी इनमें क्वेश्चंस में देखोगे इनका कार्यकाल कितना है, ठीक है, जैसे राज्यपाल के कार्यकाल के लिए ये भी लिखा है, हो गया। आया नहीं वीडियो, पॉइंट कहाँ छूटा था ना, 7वें बिंदु पे थे हम, मैं आपको इसे वापस बता देती हूँ, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। देखो एक्चुअल में नेट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसलिए बीच बीच में जो है वो रुक जाता है, ठीक है। शॉर्ट आउट कर देंगे इसे, निश्चिंत रहो, इस चीज को लेकर मैं भी परेशान हूँ, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है, पर टेक्निकल टीम लगी हुई है इस मैटर को शॉर्ट आउट करने में। देखो आगे देखते हैं अपन इसको, मैं फिर समझा देती हूँ आपको, मैंने क्या समझाया था। राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करने का मतलब यहाँ क्या हुआ कि राष्ट्रपति के सविवेक से पद धारण करना अलग होता है, वहां राष्ट्रपति अपनी इच्छा से नियुक्ति करता है। यहाँ प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या निकला, यहाँ प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है कि अब जैसे कि राज्यपाल है, वो है किसी राज्य के नियुक्त किए गए, 2 साल बाद में जैसे मान लो कि कोई प्रॉब्लम हुई तो राष्ट्रपति ने उनसे त्याग पत्र मांग लिया, तो जैसे ही त्याग पत्र मांगा आपके जो राज्यपाल हैं उन्हें त्याग पत्र देना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे कि मान लो प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ, अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ तो अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति आपके प्रधानमंत्री से त्यागपत्र मांग सकते हैं, और जैसे ही त्यागपत्र मांगा आपके प्रधानमंत्री का पद रिक्त मान लिया जाएगा। तो ये क्या है, प्रसाद पर्यंत, ठीक है, इसे हटाने का कोई तरीका नहीं है। इन व्यक्तियों से जैसे ही राष्ट्रपति ने त्यागपत्र मांगा, मांगते ही पद रिक्त हो जाएगा, ये ध्यान रखो। देखो राज्यपाल की अगर अपन बात करते हैं तो कोई कार्यकाल नहीं आएगा, हालांकि लिखा है 5 वर्ष, पर वो भी तब उस पर एक कंडीशन लागू होती है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब 5 वर्ष में अगर राष्ट्रपति ने कभी भी त्यागपत्र मांगा तो पद रिक्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री और मंत्री, इनका तो कोई कार्यकाल वर्णित ही नहीं है, सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई है, वो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। महान्यायवादी, अगर अपन आगे की बात करते हैं तो महान्यायवादी और कह सकते हैं पद है, वो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही धारण होता है, कभी भी महान्यायवादी को हटाया जा सकता है। अब देखो 8वां पॉइंट अगर अपन वो क्या है, राष्ट्रपति संसद के समावेदन पर हटाता है, राष्ट्रपति संसद के समावेदन पर हटाता है, मतलब राष्ट्रपति पद से तो हटाएगा, परंतु यहाँ अनुमति या कह सकते हैं पारित कहाँ होना चाहिए, अनुमति कहाँ से चाहिए, संसद से। पारित कहाँ होना चाहिए, संसद में। तो देखो यहाँ अगर मैं चर्चा करती हूँ कि भाई राष्ट्रपति संसद के समावेदन से किसे किसे हटाएगा, तो वो है
सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, बिल्कुल 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 उच्च न्यायालय। हमारा दिमाग क्या चलता है, जैसे ही हम उच्च न्यायालय सुनते हैं हमारे दिमाग में राज्य आ जाता है। जैसे हम राज्य का कुछ सुनते हैं हमारे दिमाग में राज्यपाल और प्रधान मतलब मुख्यमंत्री राज्य आ जाता है। अब यहाँ क्या होगा, उच्च न्यायालय, जितने भी हाई कोर्ट्स होते हैं, जितने भी राज्य में हाई कोर्ट्स होते हैं, उन सभी हाई कोर्ट्स के जो न्यायाधीश हैं, उन सभी हाई कोर्ट्स के जो न्यायाधीश हैं, उन न्यायाधीशों को राष्ट्रपति हटाएगा। किसकी अनुमति से? संसद की अनुमति से, मतलब संसद में पारित होने के बाद राष्ट्रपति पद से हटाता है। अगली बात अपन देखते हैं, आपने देखा होगा सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो सीएजी को भी संसद की समावेदन से राष्ट्रपति ही हटाएगा। ठीक है, अगला अगर अपन देखें इसे नेक्स्ट, अगला कौन सा है, निर्वाचन आयुक्त। जो निर्वाचन आयुक्त हैं उन्हें राष्ट्रपति ही हटाएगा, उन्हें निर्वाचन आयुक्त है उन्हें राष्ट्रपति ही हटाएगा, परंतु अनुमति किसकी चाहिए? परंतु अनुमति किसकी चाहिए? राष्ट्रपति की चाहिए। ठीक है, ये इसका 8वां पॉइंट है। ये ध्यान रखना है कि संसद के समावेदन से कौन हट सकता है, कौन नहीं हट सकता है, हटाता कौन है, तो कुछ चीजों में अंतर होता है। सर्वोच्च न्यायालय के, क्वेश्चन देखो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके समावेदन से हटाया जाता है? अब यहाँ पहला ऑप्शन मिलता है राष्ट्रपति, बच्चे टिक करके आ जाते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना राष्ट्रपति हटाएगा। अब ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। यहां अगर समावेदन पूछ लिया तो संसद के समावेदन, समावेदन का मतलब होता है संसद में पारित, ठीक है ना, संसद में पारित होने पर, संसद में पारित होने पर हटाएगा राष्ट्रपति, परंतु पारित कहां होना चाहिए? संसद में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला बिंदु अपन चर्चा करते हैं, ये कार्यपालिका ही शक्तियां चल रही है, ध्यान रखना। अगला कौन सा पॉइंट था अपना? चलो, ये क्या कह रहा है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के समावेदन पर हटाता है। कौन से पद है जिन्हें हटाया राष्ट्रपति की चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय की चाहिए। अब देखो, पहला बिंदु इसमें कौन है, किसे हटाओगे? यूपीएससी अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, मैं लिख भी देती हूं, संघ राज्यपाल करेगा। पर अब जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे बताए, कोई डाउट इसमें? विधायी शक्तियां, व्यवस्थापिका शक्तियां, हालांकि देखा जाए तो दोनों शक्तियां ही क्या है, दोनों शक्तियां ही एक ही बात है। मैंने दोनों अलग अलग लिखे नाम, पर नाम इनके अर्थ एक जैसे ही हैं। मतलब आप उनकी चर्चा करेंगे, राष्ट्रपति की वो शक्ति जिससे वह कानून को लागू करते हैं, परंतु विधायी व व्यवस्थापिका शक्तियों में हम ये पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति कानून लागू या कानून का निर्माण कैसे करते हैं। राष्ट्रपति की कानून निर्माण जो शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की कानून निर्माण की जो शक्तियां हैं वो अपन विधायी शक्तियों में पढ़ेंगे। विधायी शक्तियां, हाँ संतोष, हाँ मनोज, हाँ बिल्कुल। आपको टेलीग्राम पे सूचना नहीं मिली क्या? टेलीग्राम पे हालांकि इसकी इंफॉर्मेशन अपडेट हो गई थी शायद। नहीं राधेश्याम, ऐसा कुछ नहीं था, टेक्निकली प्रॉब्लम थी, मैडम कहीं नहीं गई थी। हाँ रवि, 2 दिन से क्लास का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, मुझे पता है। ठीक है, देखो विधायी शक्तियों की चर्चा करते हैं। मैं फिर कहती हूँ, कार्यपालिका शक्ति अपन ने आज मॉर्निंग में कंप्लीट की थी, आज अपन जो है वो विधायी शक्तियां पढ़ेंगे। ठीक है, विधायी शक्तियों में विधायी शक्तियों का मतलब क्या होता है वो समझो। विधायी शक्ति मतलब राष्ट्रपति की वो शक्तियां
जो राष्ट्रपति को कानून निर्माण में सहायता करती है, या राष्ट्रपति की कानून निर्माण की शक्तियां क्या कहलाती हैं? विधायी शक्तियां कहलाती हैं। अब देखो, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है विधायी शक्तियों में? अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 क्या कहता है? अनुच्छेद 79 ये कह रहा है कि संसद, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, कहने का मतलब क्या है कि संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों से मिलकर क्या बनेगी? संसद बनाई जाएगी। लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति तीनों से मिलकर संसद बनेगी। इसका मतलब समझो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन देखो कि संसद में कितने सदन, संसद में कितने सदन, सदन कितने? 2। और अगर आप देखो संसद में, संसद के कितने अंग, तो अगर मैं अंग की बात करती हूं तो अंग कितने हैं? अंग कितने हैं? 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कई बार हम ये सुनते हैं या पढ़ते हैं, देखते हैं, वो क्या होता है कि भाई राष्ट्रपति संसद का अंग माना जाता है। माना नहीं जाता है, राष्ट्रपति संसद का अंग ही होता है। राष्ट्रपति क्या है? संसद का अंग होता है, आवश्यक है। मतलब साफ लिखा है कि संसद तब संसद होगी जब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों काम करेंगे। हम कहते हैं संसद द्वारा पारित विधेयक, ठीक है, संसद द्वारा बिल पारित किया गया, संसद द्वारा कानून बनाया गया। आपको आज पता चलेगा कि संसद में तीनों मिलकर कानून बनाते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल क्लियर? अनुच्छेद 79 कहता है कि लोकसभा प्लस राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर संसद का निर्माण करेंगे, ठीक है। अब देखो, ये आपका पहला पॉइंट था, शॉर्ट में लिख देती हूं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति बराबर संसद। अब देखो विधायी शक्तियों का दूसरा पॉइंट जिसमें अपन चर्चा करेंगे, सदन में मनोनीत सदस्य, सदन में मनोनीत सदस्य। अब देखो सदन में मनोनीत सदस्य को लेकर अगर मैं बात करती हूं, राज्यसभा जिसके लिए काम का कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 80 का तीसरा भाग क्या कहता है कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करेगा। समझने वाली बात यहाँ क्या है? 12 सदस्य कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान से जुड़े होने चाहिए। ये जो 12 सदस्य होते हैं, यह कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान, इन 4 विषयों से जुड़े होने चाहिए। जो भी राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होंगे, उनका संबंध इनके साथ होना चाहिए। ध्यान रखना, इसमें न तो खेल है और ना ही शांति है, ठीक है ना। ये 2 चीजें जो है एग्जाम में पूछ ली जाती है कि निम्नलिखित में से किस विषय पर राज्यसभा के सदस्य मनोनीत नहीं किए जाते या किए जाते हैं, ठीक है ना। तो कला है, साहित्य है, समाज सेवा है, विज्ञान है, केवल 4 ही विषय हैं, ध्यान रखना। अब देखो राज्यसभा में अनुच्छेद 80 के तीसरे हिस्से के आधार पर कहा जाता है कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा। किसमें करेगा? राज्यसभा में करेगा। अगला पॉइंट क्या समझ रहा है? लोकसभा। देखो कंफ्यूज मत होना, एलएस आरएस हो सकता है कोई बच्चा पहली बार राजनीति पढ़ रहा हो, और उसे एलएस आरएस समझ में ना आए, मैंने लिख दिया राज्यसभा और यह है लोकसभा की बात। अब देखो लोकसभा में जैसे कि आप सबको पता है, अनुच्छेद 331 के आधार पर राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता है। क्या कह रहे हैं? लोकसभा में अनुच्छेद 331 के आधार पर राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत
करता है नहीं था। अब ये है और था में क्या अंतर है? बिल्कुल बिल्कुल मैं सब समझा दूंगी। आंगल भारतीय क्या है? सचिन कला से है, या आप कह सकते हो सचिन तेंदुलकर है, जो उन्हें कला खेलने के लिए, दूसरे एक बार बच्चे कहते हैं मैम सचिन खेल से है तो खेल होना चाहिए। सचिन कला से नहीं, सचिन का जो है वो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं वो। अगर आप कभी भी प्रोफाइल देखो राज्यसभा की तो सचिन का जो विषय आता है वो है सोशल सर्विस, समाज सेवा आता है, कला के विषय में नहीं। हालांकि खेलना कला है, बट उन्हें जब चुना गया था तो उनकी कैटेगरी जो है वो समाज सेवा रखी गई थी। ठीक है, अब मुझे पता है बहुत से बच्चों के दिमाग में चल रहा है मैम आंगल भारतीय क्या होते हैं, हमें किताब में ढंग से समझ नहीं आता या फिर किसी ने हमें पढ़ाया तो पता नहीं चलता कि क्या होता है। आपको आंगल भारतीय क्या होता है ये मैं बता दूंगी, पर यहाँ आंगल भारतीय होने न होने से ज्यादा मैटर एक दूसरी बात इंपॉर्टेंट है जो आपके यहाँ लेटेस्ट, अभी मान के चलो दिसंबर जनवरी की ही बात होगी। लेटेस्ट क्या है, हम सब यही पढ़ते हैं हमेशा कि 543 तो मनोनीत सीटें होती हैं, दो निर्वाचित होती है और ये दो क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। अब आप यहाँ समझने वाला पॉइंट क्या है, अगर मैं बात करती हूँ कि मैडम बच्चों ये बताओ 2020 में कौन है दो, 2020 में कौन दो मनोनीत है, तो यहाँ इसका जवाब आता है सीट खाली है। वर्तमान में जो आपकी 17वीं लोकसभा है जो 2019 में बनी थी, ठीक है, उसमें अभी तक दो आंगल भारतीय जो है वो मनोनीत नहीं हुए हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल रवि खेल कला का ही अंग है, ठीक है, आप सही समझे। अब देखो यहाँ दो मनोनीत नहीं किए गए, क्यों नहीं किए गए, अब एक बात समझो, अनुच्छेद 331 और एक आता है अनुच्छेद 330। 330 SC ST की बात करता है, 331 आंगल भारतीय की बात करता है, हाँ या ना। 330 इसकी बात करता है, 331 इसकी बात करता है। हुआ क्या, अब हम सबको ये पता है कि SC ST के आरक्षण के लिए ये साफ कहा गया था, SC ST के आरक्षण के लिए साफ कहा गया था कि भाई 10 साल रहेगा, मतलब 1950 में शुरू हुआ, 60 में खत्म, 60 से बढ़ाकर फिर 70, 70 से बढ़ाकर, अब हमें ये सबको पता है आरक्षण, मैं आपको कह दूं आरक्षण और आंगल भारतीय दोनों, ये दोनों ही जो थे वो साथ साथ में बढ़े हैं, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, ठीक है, फिर 10 आया, फिर 2020 आया। अब 2020 में इन्हें समाप्त हो रहा था कि आरक्षण भी खत्म हो जाए और आंगल भारतीय व्यवस्था को भी खत्म किया जाए। अब यहाँ समझने वाली बात क्या हुई, 2020 में इसे या तो खत्म करो या बढ़ाओ, तो आपके यहाँ 126वां संविधान संशोधन बिल जो है, 126वां संविधान संशोधन बिल 2019 का जो है, उसमें इस बिल के अंदर ये तो कहा कि SC ST का आरक्षण तो बढ़ा दिया 10 साल कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपका 2020 से 2030 तक बढ़ गया। विवाद चल रहा है या मुद्दा क्या है, आंगल भारतीय का, कि आंगल भारतीय को हटाया जाए या रखा जाए। ठीक है, अभी तक संभावित ये सीटें इसीलिए खाली हैं क्योंकि आंगल भारतीयों को मनोनीत करने की व्यवस्था को हटाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। ये बिल है, ध्यान से सुनो, मैंने अभी तक इस शब्द को काम में लिया, बिल। बिल का यहाँ मतलब हुआ, इसका मतलब है पारित नहीं हुआ है, कानून नहीं बना है, ठीक है, बट इसमें ये कंफर्म हो गया कि आरक्षण तो 2030 तक बढ़ेगा, पर आंगल भारतीयों की सीटें, आंगल भारतीयों की जो मनोनीत सीटें दो हैं, उन्हें रखी जाए या हटाई जाए, इसके अंदर विवाद होते हुए अभी तक ये सीट खाली है, इन पर कोई भी मनोनीत नहीं किए गए हैं। पॉइंट टू बी नोटेड क्या है, SC ST 10 साल बढ़ गया, आंगल भारतीय खाली है, क्यों, क्योंकि 126वां संविधान संशोधन 2019 का जो बिल है भी ये बिल है, उसमें आंगल भारतीयों को मनोनीत न करने की बात कही गई है, तो इसे अभी तक मनोनीत नहीं किया गया है। इस बिल पर जब फाइनल डिसीजन रहेगा तो उसके बाद में कंफर्म होगा या सीटें रहे, मतलब कंप्लीटली हटा देंगे। वैसे दोस्तों 126 के आधार पर सीटें हटा दी गई बिल्कुल, ठीक है, जैसे ही कानून बनकर तैयार हो जाएगा तो आंगल भारतीय मनोनीत सीटें पूरी तरह से हट जाएंगी। अब देखो, अब एक बात आपको और क्या समझनी है, आंगल भारतीय क्या है, पहला पॉइंट, और दूसरा एक पॉइंट और मुझे आपको समझाना है, वो क्या है, पहले वो सुन लो। अगर लोकसभा में, ये ध्यान रखने वाली बात है, कई बार मैं बच्चों से मिलती हूँ या पूछती हूँ कि आंगल भारतीय क्या अनिवार्य रूप में हमेशा दो मनोनीत होंगे, बच्चे कहते हैं हाँ मैडम, हमने तो हमेशा से पढ़ा है। देखो तुमने
हमेशा से पढ़ा है, मैं मानती हूँ, पर ये क्या हुआ, हमेशा से ऐसी परंपरा बन गई तो आप लोगों के दिमाग में हो गया। बाकी संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि 2 मनोनीत करने अनिवार्य है। संविधान में क्या लिखा है, सुनो ध्यान से। संविधान में लिखा है यदि लोकसभा में जो निर्वाचित व्यक्ति हैं, लोकसभा में जो निर्वाचित व्यक्ति हैं, यदि उनमें कोई भी आंग्ल भारतीय को, यदि उसमें किसी भी आंग्ल भारतीय को कोई सीट नहीं मिली है, तो उन आंग्ल, अगर सीट नहीं मिली तो आप कम से कम 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकते हो, मतलब अधिकतम भी कह सकते हो 2 मनोनीत हो जाएंगे। अगर किसी एक आंग्ल भारतीय को सीट मिली तो 1 मनोनीत होगा। अगर मान लो 2 आंग्ल भारतीय जीत कर ही आ गए, निर्वाचित हो गए, तो मनोनीत नहीं किए जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो यहाँ कंडीशन क्या है, अगर लोकसभा में आंग्ल भारतीय निर्वाचित नहीं है तभी 2 मनोनीत होंगे। अगर निर्वाचित होकर आंग्ल भारतीय आ चुके हैं तो मनोनीत नहीं किए जाएंगे। अब चलो अपना आप सबका जो एक बेसिक पॉइंट है वो क्या है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैंने पहले आपसे पूछा था मेरी वॉइस को लेकर कि भाई वॉइस सही चल रही है या नहीं चल रही है। आंग्ल भारतीय क्या है, अब वो समझो। आंग्ल भारतीय के अंदर पिता या दादा जो है वो आप कह सकते हो यूरोप से या ब्रिटेन से होगा, और माता क्या होगी, भारत से होगी। आप यूं भी कह सकते हैं, फिलहाल वर्तमान में आप इसको यूं समझ सकते हैं, माता पिता में से कोई एक भारत मूल का हो और दूसरा ब्रिटेन या यूरोप का हो, यूं समझो। देखो हुआ क्या, अंग्रेज जब यहाँ थे तो जब जो मुगल आए, कोई भी अगर यहाँ आए तो उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो अंग्रेज जब यहाँ आए तो उन्होंने भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अब उनके द्वारा जो उत्पन्न संतानें थी, भाई ऐसा नहीं होता कि वो फॉरेन में रहते हैं ना, परवरिश यहीं हुई हो, बच्चा यहीं का ही हो, ठीक है, बट माता पिता की नागरिकता अलग अलग होती है उसमें, ठीक है। माता पिता जो है वो अलग अलग देश के, जिसमें ये नहीं हो सकता कि भाई मान लो कनाडा, एक तो पिता कनाडा से है, माता भारतीय है, तो बच्चा आंग्ल भारतीय नहीं है। आंग्ल भारतीय के लिए जरूरी है माता पिता में से कोई एक ब्रिटेन या यूरोप से हो, या फिर आप कह सकते हो एक भारतीय हो। उस कंडीशन में जगदीश मैंने पहले पूछा था आवाज साफ आ रही है या नहीं आ रही है, आप चलो ठीक है, मैं थोड़ा जोर से बोलती हूँ, आवाज पहुंच जाएगी आपके पास में, ऐसी बात नहीं है। अब देखो आंग्ल भारतीय समझ में आ गया, माता पिता में से कोई एक भारतीय हो और दूसरा यूरोप से या ब्रिटेन से हो, उनके द्वारा उत्पन्न संतानें क्या कहलाई, आंग्ल भारतीय कहलाई, ठीक है। अब ये पॉइंट समझ में आ गया। तो अब आपको यहाँ समझने वाला या फिर नोट करने वाला पॉइंट या एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, 361 में राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करते हैं तब जब लोकसभा में कोई भी आंग्ल भारतीय निर्वाचित नहीं होता है, तभी होगा ऐसा होना संभव, ठीक है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 126वें संविधान संशोधन 2019 बिल के द्वारा आंग्ल भारतीय की 2 मनोनीत सीटों को हटाने का प्रावधान किया गया है, जिसके आधार पर वर्तमान में यह आंग्ल भारतीय सीटें लोकसभा में खाली है। हो गया, इसको अच्छे से सुन लेना, याद कर लेना। अब देखो आगे बढ़ते हैं। हमने विधायी शक्तियों में पहली शक्ति पढ़ी, दूसरी शक्ति पढ़ी, ठीक है। अब तीसरी शक्ति की चर्चा करते हैं अपन। तीसरी शक्ति आपकी क्या कह रही है, अनुच्छेद 85। तीसरी शक्ति क्या कहती है, अनुच्छेद 85, 85। अनुच्छेद 85 का सबसे पहला बिंदु क्या होता है। अब देखो मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि जैसे क्लास में समझाने का एक तरीका होता है, क्लास में समझाने का एक तरीका होता है। क्या होता है कि भाई जैसे कि क्या कभी भी मैं पढ़ा सकती हूँ, जो ऑनलाइन भी हूँ, अगर मैं ऑनलाइन हूँ तो आप सब अवेलेबल हो जाते हो। मान लो मैं क्लास में हूँ, क्लास खाली, क्या मैं अभी क्लास में जाकर पढ़ा सकती हूँ, नहीं पढ़ा सकती। क्यों नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि सारा बच्चा अपने अपने घर है। वैसे ही क्या संसद में जब मर्जी तक कानून बन सकता है क्या, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चा कह सकते हैं उस वक्त उस सदन के जो सदस्य हैं वो अवेलेबल नहीं होते, हर वक्त तो होते नहीं है। अब हर वक्त अवेलेबल नहीं होते तो उसके लिए क्या किया जाए, आपके यहाँ सत्र की घोषणा की जाती है। सत्र की घोषणा का मतलब जैसे कि मान लो मैं अनाउंस कर दूं कि
1 जुलाई से आपकी सबके बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा, वो क्या किया मैंने, सत्र की घोषणा कर दी। सत्र की घोषणा कर दी तो सब 1 जुलाई को पहुंच जाएंगे, कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। अब यहाँ क्या होता है, संसद क्या करती है, कानून बनाती है, ये हम सबको पता है। संसद कानून बनाती है, ठीक है। अब संसद कानून तब बनाती है जब सभी सदस्य उपस्थित हो, और सदस्य कब उपस्थित होते हैं, जब क्या चलता है, सत्र चलता है, ठीक है। सत्र चलता है बच्चे, पूछते हैं सत्र क्या होता है, सेशन जिसको कहते हैं। यूं समझ लो, बहुत सारी बैठकों के समूह को सत्र कहा जाता है, जिसमें संसद कानून बनाने का कार्य करती है, ठीक है। विधेयक को पारित करती है, रखती है, उस पर विचार विमर्श करती है, विवाद करती है। ये सारे काम कब होते हैं, सत्र पर होते हैं। कितने सत्र होते हैं, क्या होते हैं, अपन संसद में पढ़ लेंगे। अभी यहाँ समझने वाली बात समझो, संसद कानून बनाती है कब, जब सत्र चलता है। संसद कानून बनाती है जब सत्र चलता है, जब सत्र चलता है। समझने वाला पॉइंट क्या है, सत्र आहूत मतलब बुलाना, सत्र आहूत व बुलाना किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 85 का सब क्लॉज पहला क्या कहता है, संसद कानून बनाती है तब जब सत्र चलता है, और उस सत्र को आहूत करने या बुलाने का कार्य राष्ट्रपति करता है। पहला पॉइंट क्लियर। यहाँ एक पॉइंट और तुम्हें इसी में क्लियर करना है कि पूर्व सत्र व आगामी सत्र, पूर्व सत्र व आगामी सत्र जो हो चुका है और जो सत्र होने वाला है, इन दोनों सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए, मतलब 6 महीने में एक सत्र होना जरूरी है, ठीक है। ये पॉइंट कहां लिखा है, अनुच्छेद 85 में। संसद कानून बनाएगी सत्र में, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, संसद में सत्र अवसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। संसद में सत्र अवसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। संसद में सत्र अवसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। यहाँ पॉइंट है, सत्र अवसान का क्या मतलब है, पॉइंट क्या हुआ, सत्र अवसान का क्या मतलब है। सत्र अवसान का मतलब क्या है, सत्र अवसान का मतलब है सत्र समाप्त होना, मतलब सत्र बुलाने की घोषणा भी राष्ट्रपति करेगा, और सत्र समाप्त हो चुका है या इस वक्त होगा या इस दिन होगा, इसकी घोषणा भी राष्ट्रपति ही करेगा। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा बिंदु है, राष्ट्रपति जो है वह लोकसभा को भंग कर सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अब आप पूछना चाह रहे होंगे कि क्या मैडम राष्ट्रपति जब मर्जी हो तब लोकसभा को भंग कर सकता है, तो हमेशा एक बात समझो कि राष्ट्रपति को मैंने पहले पढ़ा था, राष्ट्रपति कार्य करने हेतु मंत्री परिषद की परामर्श लेगा। तो यहाँ लोकसभा को जब भंग करना है तो मंत्री परिषद की परामर्श लेगा, ठीक है। भंग करने के लिए मंत्री परिषद की परामर्श लेगा। यहाँ एक पॉइंट समझो, अगर मान लो प्रधानमंत्री बने, अब प्रधानमंत्री और मंत्री ने राष्ट्रपति को यह कहा कि भाई लोकसभा को भंग कर दो, तो वहां राष्ट्रपति एक चीज को गौर करेगा, यदि प्रधानमंत्री अपने राजनीतिक फायदों के लिए लोकसभा को भंग करना चाहता है, कैसे समझो, प्रधानमंत्री को पता चल गया कि मेरे खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने वाला है, तो वो क्या सोचता है कि भाई मैं प्रधानमंत्री तो ना रहूं पर किसी और को भी नहीं बनने दूं, ठीक है। तो इस चक्कर में क्या करता है, खुद तो पद से जाएगा ही जाएगा, उसके साथ में वो पूरी लोकसभा को भी भंग कर दे। अगर ऐसी कंडीशन होती है कि लोकसभा भंग राजनीतिक फायदे के लिए प्रधानमंत्री करवाता है, तो राष्ट्रपति अपने सर्विवेक का प्रयोग करते हुए लोकसभा को भंग करने के लिए मना भी कर सकता है। ये ध्यान रखना, ये एक अपवाद स्वरूप बात है। तो राष्ट्रपति लोकसभा को, देखो राष्ट्रपति चाहे लोकसभा को भंग करे, चाहे राष्ट्रपति सत्र समाप्ति की घोषणा करे, चाहे राष्ट्रपति सत्र बुलाने की घोषणा करे,
सारे काम प्रधानमंत्री या कह सकते हैं मंत्री परिषद की परामर्श पर ही किए जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। अनुच्छेद 85 क्लियर। अब आगे देखो 85 के बाद अपन पढ़ेंगे अगला अनुच्छेद 86 86। पॉइंट कौन सा था अपना पहले वाला, चलो जो भी है, चौथा है शायद, अनुच्छेद 86 क्या कहता है। अब क्या होगा, 86 और 87 दो ऐसे अनुच्छेद है जो बच्चा बहुत कम पढ़ता है। स्टूडेंट क्या है, मोस्टली स्टूडेंट उसको छोड़ना पसंद करता है, किसी को समझ में नहीं आता है या फिर उसको इंपॉर्टेंट नहीं समझता है। पर मैं ये कहती हूँ कि आरएस में इससे क्वेश्चन था, सेकंड ग्रेड आपको एसएसटी में इससे क्वेश्चन मिल जाएगा, हो सकता है आने वाले रिट के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन हो सकता है, पटवार में भी इससे क्वेश्चन हो सकता है, कांस्टेबल का मैं कंफर्म नहीं कह सकती, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो 86 अनुच्छेद क्या कहता है। 86 अनुच्छेद सबसे पहली बात करता है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण दे सकता है। मतलब राष्ट्रपति चाहे तो किसी एक सदन में अपना संबोधन दे सकता है या दोनों सदनों में समवेत मतलब एक साथ दोनों सदनों में वह एक साथ अपना अभिभाषण दे सकता है या दोनों सदनों को एक साथ संबोधित कर सकता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अब देखो इसी का एक दूसरा हिस्सा है, वो क्या कहता है कि इसी का जो दूसरा हिस्सा है वो आपको क्या कहना चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि राष्ट्रपति कोई भी लंबित विधेयक का मतलब ऐसा विधेयक जो काफी समय से लंबित पड़ा है, मतलब उस पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, कोई हाँ ना नहीं हुई, बल्कि या तो हाँ हो जाए या फिर मना हो जाए, भाई दो चीज है। अगर वो न तो हाँ की कंडीशन में है और न वो ना की कंडीशन में बीच में है, लंबित पड़ा है, तो लंबित पड़े विधेयक को या फिर कोई अन्य संदेश भेज सकता है। भाई लंबित पड़े विधेयक पर तो कार्यवाही करने का संदेश भेज सकता है या फिर किसी अन्य मुद्दे पर, अन्य किसी मसले पर राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन में संदेश भेज सकता है। ठीक है, अगला देखो हम पांचवा पॉइंट आपका अनुच्छेद 87 ये क्या कहता है, इसको समझो थोड़ा अच्छे से, इसको ध्यान से समझना, हो सकता है आपको कहीं कंफ्यूजन पैदा हो जाए इसके अंदर। ये कह रहा है राष्ट्रपति किसी एक सदन या दोनों सदनों में एक साथ समवेत, बात वही है। राष्ट्रपति पहला पॉइंट क्या है, लोकसभा के आम चुनाव, राष्ट्रपति लोकसभा के आम चुनाव के प्रथम बैठक, आम चुनाव के बाद जो पहली बैठक होती है, दूसरा क्या है प्रथम सत्र की प्रथम बैठक को संबोधित या उसमें अपना अभिभाषण देता है। राष्ट्रपति, ध्यान से सुनो, राष्ट्रपति लोकसभा का आम चुनाव मतलब जो लोकसभा का चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद जो पहली बैठक होती है उसको संबोधित कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। प्रथम सत्र की प्रथम बैठक, प्रथम जो पहला सत्र होगा जिसे हम कहते हैं बजट सत्र, अपना जो है वो पहला सबसे पहला सत्र होता है, उस बजट सत्र के सबसे पहले सत्र, देखो मैं ये नहीं कह रही बजट में ही अभिभाषण देंगे, ऐसी कोई आवश्यक बात तो नहीं है, परंतु पहला सत्र जैसे हमारे यहाँ बजट है तो प्रथम सत्र की प्रथम बैठक में अपना अभिभाषण कौन देगा, राष्ट्रपति देगा। अपना संबोधन कौन रखेगा, राष्ट्रपति रखेगा। अगर इन दोनों आर्टिकल्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको वापस समझा दूंगी। ये दोनों अनुच्छेद जो है वो रिट है, फर्स्ट ग्रेड है, आरएस है,
पटवार है, इन स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 86 का क्या कहता है, राष्ट्रपति एक साथ या तो एक सदन में या एक साथ संवेद दोनों सदनों में अभिभाषण दे सकता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, राष्ट्रपति लंबित पड़े विधेयकों पर या किसी अन्य बात पर संदेश जारी कर सकता है संसद में। दूसरा ये क्या कह रहा है, राष्ट्रपति लोकसभा के आम चुनाव के पश्चात प्रथम बैठक या फिर प्रथम सत्र की प्रथम बैठक में अपना अभिभाषण देता है। ठीक है, जितना इजी लैंग्वेज में हो सकता है मैंने आपको उतना इजी लैंग्वेज में इसको समझाया है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला अनुच्छेद। अगला अनुच्छेद देखो 99 ये क्या कहता है समझो। ये कह रहा है कि संसद के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है, संसद के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसमें एक बात और लिख दी, राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाएगी या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति शपथ दिलाएगा। तो यहाँ दो पॉइंट आपको क्या नोट करने हैं, संसद के सदस्यों को राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा, ठीक है, या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति शपथ दिलाएगा। अब देखो यहां अगर अपन दो चीजों को समझते हैं तो मुझे ये बताओ, लोकसभा ये रहा आपका, राज्यसभा, दो सदन है। ठीक है, लोकसभा में आप सब ने सुना होगा, नहीं सुना तो आज अपन बात कर लेते हैं। लोकसभा में सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, प्रोटेम स्पीकर। लोकसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलाएगा प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर जो है वह उस सदन का वरिष्ठ सदस्य होगा। वरिष्ठता में जरूरी नहीं है कि हमेशा आयु ही आए कि जिसकी जितनी ज्यादा आयु हो वरिष्ठ हो गया, नहीं। यहाँ वरिष्ठ उसे माना है जिसकी जो संसद में कई बार निर्वाचित हो चुका हो, नियम कायदे कानून जानता हो, उस व्यक्ति को वरिष्ठ माना गया है। ठीक है, उस व्यक्ति को वरिष्ठ माना गया है और उस व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। और प्रोटेम स्पीकर जो है वो लोकसभा में उनको बाकी सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम प्रोटेम स्पीकर का अनुच्छेद कौन सा है, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि संविधान में कई बार कुछ पॉइंट्स जो हैं वो क्लियरली कह सकते हैं मेंशन नहीं होते। यहाँ लिख दिया किसी व्यक्ति द्वारा शपथ, बस इतना ही लिखा है। अब आप नियुक्त व्यक्ति को, चाहे प्रोटेम स्पीकर हो चाहे कोई भी हो, हमने क्या किया, इसका एक नाम दे दिया क्योंकि स्पीकर तो अध्यक्ष होता है, ये प्रोटेम स्पीकर है जो केवल शपथ दिलाने के लिए बनता है। ठीक है, शपथ दिलाने के बाद में ये सामान्य सदस्य होता है और उसके बाद सदस्य शपथ लेने के बाद में सब लोग मिलकर ये तय करते हैं कि हमारा लोकसभा अध्यक्ष कौन बनेगा। तो ये केवल शपथ दिलाने के लिए बनता है। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, इसका मतलब कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि प्रोटेम स्पीकर वरिष्ठ ही होना चाहिए, कहीं नहीं लिखा हुआ। प्रोटेम स्पीकर कोई भी हो सकता है। मैंने आपको जो बात बताई ये केवल परंपरा पर आधारित है, इसका संविधान में कहीं कोई वर्णन नहीं है कि प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएगा और प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएगा और प्रोटेम स्पीकर सबसे वरिष्ठ होगा। संविधान में उल्लेख नहीं है। संविधान में केवल एक लाइन लिख दी कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति शपथ दिलाता है, बस इतनी सी लाइन लिख दी। अब बात करते हैं राज्यसभा की। अब देखो राज्यसभा के अंदर जो सभी सदस्य हैं उन्हें शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, राज्यसभा के सभापति द्वारा शपथ दिलाई जाती है।
अब बात आती है सभापति कौन, इसको शपथ कौन दिलाएगा। तो जैसे कि हम सबको पता है कि राज्यसभा का सभापति जो है वो उपराष्ट्रपति होता है, तो उसे तो शपथ राष्ट्रपति दिला देता है। और दिलाने के बाद में जैसे ही सभापति बनता है, सभापति बनने के बाद जब भी कोई नया सदस्य कह सकते हैं निर्वाचित होकर राज्यसभा में आता है या मनोनीत होता है, उसे शपथ सभापति द्वारा दिलाई जाती है। फिर कह रही हूं कहीं नहीं लिखा कि सभापति शपथ दिलाएगा, कहीं नहीं लिखा, बस ये लाइन लिख दी कि या तो शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति शपथ दिलाता है। ठीक, अनुच्छेद 99 आपका कंप्लीट है। अब देखो आगे चर्चा करते हैं। आप जहां कहीं भी आप गलती करोगे, मैं वो पॉइंट्स आपको यही बता रही हूं, ध्यान रखना जहां भी गलती करोगे। अगला एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 103। देखो क्या होता है अनुच्छेद 103 को अगर मैं बात करती हूँ तो आप ये कह सकते हो अयोग्य घोषित। अयोग्य घोषित कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, कुछ बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं। देखो लोकसभा में जब सदस्य, राज्यसभा में जब सदस्य निर्वाचित होते हैं तो उनसे क्वालिफिकेशन योग्यता मांगी जाती है। मैं योग्यता की चर्चा संसद में करूंगी। यहाँ केवल इतना समझ लो कि अगर कोई सदस्य गलत निर्वाचित होकर आ गया या फिर योग्य उम्मीदवार नहीं है, तो उस निर्वाचित होने के बाद उस सदस्य को अयोग्य घोषित कौन करेगा, और अयोग्य घोषित करने के बाद उसे निकालेगा कौन, हटाएगा कौन पद से। तो समझो आपके यहाँ अयोग्य घोषित करने की बात करते हैं तो अयोग्य घोषित कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अयोग्य घोषित करके उस व्यक्ति को पद से राष्ट्रपति हटाएगा, परंतु यहाँ राष्ट्रपति को परामर्श कौन देगा, परंतु यहाँ राष्ट्रपति को परामर्श कौन देगा, निर्वाचन आयोग। क्योंकि जो व्यक्ति निर्वाचित हुआ उस वक्त उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह या जो भी योग्यता की जांच करनी थी या जो भी डॉक्यूमेंट है वो निर्वाचन आयोग के पास होते हैं। ठीक है, तो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो योग्य उम्मीदवार को ही अप्लाई करने दे। अब अगर कोई व्यक्ति आगे चलकर पता चलता है कि अयोग्य है तो सबसे पहले इससे क्लेरिफाई होता है, ये परामर्श देता है, इसकी परामर्श पर राष्ट्रपति सदस्य को अयोग्य घोषित करता है। अब यहाँ एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों को नोट करके ध्यान रखना है और वो क्या है, दल बदल। ध्यान क्या रखना है, दल बदल। दल बदल के आधार पर अगर मैं लोकसभा की बात करती हूँ तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्य घोषित किया जाएगा, और अगर मैं राज्यसभा की बात करती हूँ तो राज्यसभा के सभापति द्वारा अयोग्य घोषित किया जाएगा। ध्यान क्या रखना है, दल बदल के आधार पर, दल बदल के आधार पर पीठासीन अधिकारी जो है, पीठासीन जो व्यक्ति है वह, या पीठासीन थोड़ा कंफ्यूज रहोगे इस बात को लेकर, आप अध्यक्ष ध्यान रख लो। दल बदल के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष जो सदन का अध्यक्ष होता है उसके द्वारा लोगों को अयोग्य घोषित किया जाएगा। यहाँ अयोग्यताओं को दो हिस्सों में बांटा है। सामान्य योग्यता जैसे भारत का नागरिक नहीं होना, 25 वर्ष से या 30 वर्ष से आयु कम होना, ठीक है, किसी लाभ के पद पर होना, ये अयोग्यताएं हैं वो सामान्य है। पर अगर कोई व्यक्ति दल बदल के आधार पर अगर किसी को निकालना हो, अयोग्य घोषित करना हो, तो दल बदल के आधार पर सदन के अध्यक्ष द्वारा अयोग्य घोषित किया जाएगा, अयोग्य घोषित किया जाएगा। बिल्कुल नेहा, प्रोटेम स्पीकर को जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाता है। हाँ दीपक, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। अब नहीं है मुख्यतः ये पद। आगे देखते हैं, चलो अनुच्छेद 103 क्लियर। अब आगे पढ़ते हैं अपन अगला अनुच्छेद, समझो अनुच्छेद 108। अगला अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 108। ये क्या कहता है, हाँ बिल्कुल, जैसे कि आप सब अभी कुछ समय पहले चर्चा भी कर रहे थे, 108 किसकी बात करता है, संयुक्त बैठक की। ठीक है, अब यहां समझो क्या कह रहा है, राष्ट्रपति द्वारा निम्न परिस्थितियों में, राष्ट्रपति द्वारा निम्न परिस्थितियों में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक
बुलाई जाती है। अब दिमाग में यह कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अनुच्छेद 108 केवल इतना ही कह रहा है कि राष्ट्रपति निम्नलिखित जो भी परिस्थितियां मैं बताऊंगी उन परिस्थितियों में संयुक्त बैठक बुलाता है। परिस्थितियां क्या है? लोकसभा का गठन हो, नई लोकसभा बनी हो, लोकसभा का गठन हो तब संयुक्त बैठक। दूसरा अपन यहां क्या देखते हैं? बजट सत्र के आरंभ में, जब बजट सत्र शुरू होता है तो उसके स्टार्टिंग में बुला सकते हैं। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको मुख्यतः ध्यान रखना है, वो क्या है? साधारण विधेयक पर, साधारण विधेयक पर मतभेद, साधारण विधेयक पर मतभेद उत्पन्न हो जाए। देखो यहाँ विधेयक जो होते हैं वहां पर विस्तृत चर्चा संसद में करेंगे। विधेयक 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होंगे, साधारण, धन, वित्त और संविधान संशोधन। ठीक है, यहां मैंने केवल और केवल किसकी बात की है? साधारण विधेयक की। तो दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लो। क्या क्लियर करना है? धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, और चौथा एक और क्लियर कर लो, तो ये भी कर लो, महाभियोग। इन चारों पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता, संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता। क्लियर हो गया अच्छे से? धन, वित्त, संविधान संशोधन, महाभियोग, इन चारों पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। केवल संयुक्त बैठक साधारण विधेयक पर ही बुलाई जाएगी। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ज्यादा फोकस करके समझा रही हूं, ध्यान रखना। ठीक है, तो 3 कंडीशन, संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाएगा। ठीक है, संयुक्त बैठक की घोषणा राष्ट्रपति करता है, लोकसभा का गठन होगा तब संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, बजट सत्र आरंभ हो तब संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, साधारण विधेयक पर मतभेद उत्पन्न हो जाए तो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। विकास, मुझे रिपीट क्या करना है जरा वो बताना एक बार। विकास, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? रिपीट कौन सा टॉपिक, कौन सा पॉइंट, कौन सा अनुच्छेद करना है? विकास बोलो, रिपीट क्या करना है? क्या रिपीट करना है बताओ मुझे। कुलदीप, लोकसभा वाला ये पॉइंट, अनुच्छेद बोलो। 108 दोबारा बताओ। ठीक है, देखो अनुच्छेद 108 क्या कहता है? संयुक्त बैठक। ठीक है, एक साथ का यहाँ मतलब क्या हुआ? संयुक्त का, तो सदन है लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदन के लोग एक साथ बैठेंगे। ठीक है, जब भी कोई निर्णय होता है या तो इनमें अलग अलग पारित होता है या फिर आप इन्हें एक साथ बिठाकर भी काम कर सकते हो। अब देखो संयुक्त बैठक का मतलब समझ गए, दोनों एक साथ बैठे हो। तो राष्ट्रपति इस संयुक्त बैठक को बुलाता है। ठीक है, यूं समझ लो कि घर में जैसे कि एक कमरे में छोटा भाई है, एक कमरे में बहन है, एक कमरे में मौसी का लड़का है, एक कमरे में चाचा का लड़का है। अब दादाजी के आदेश जारी हो गए कि सब एक साथ आ जाओ। दादाजी ने एक संयुक्त बैठक बुला ली, सबको बुला लिया, तो वो क्या होगी? संयुक्त बैठक। तो यहाँ राष्ट्रपति ने क्या किया? सबको बुला लिया। यहाँ सब कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और तब बुलाई जाएगी जब लोकसभा, एक तो कब? जब लोकसभा के नए नए चुनाव होते हैं तब लोकसभा का गठन होता है ना, तब एक साथ बैठेंगे। आम चुनाव होकर सबसे पहली जो बैठक होती है उसमें संयुक्त बुला सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा एक साथ आ जाए। या फिर जो बजट सत्र का जो शुरुआत होती है ना, उस बजट सत्र की शुरुआत में एक साथ आ जाते हैं। तीसरा, साधारण विधेयक, एक बिल होता है, उस बिल के ऊपर अगर कोई भी विवाद हो जाए, यहाँ विवाद का मतलब समझो, अगर लोकसभा हाँ कर रही है, राज्यसभा मना कर रही है, यदि राज्यसभा हाँ कर रही है, लोकसभा मना कर रही है,
अगर ऐसी विवाद की स्थिति पैदा हो जाए, ये हाँ कर रही है, ये मना कर रही है, ये हाँ कर रही है, ये मना कर रही है, अगर ऐसे मतभेद उत्पन्न हो जाए, ऐसी विवाद की स्थिति पैदा हो जाए, तो साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। बिल्कुल कुलदीप, हाँ कुलदीप ये पूछ रहे हैं इनकी अध्यक्षता कौन करता है, तो ये समझो साधारण भाई बजट सत्र आप देखा जाए तो इन सब में जब संयुक्त बैठक की बात करते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। मैंने आपको यहाँ इसलिए नहीं बताया क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, ये अनुच्छेद 118 में है, 108 में नहीं है। 108 में केवल इतना लिखा है कि राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह बात अनुच्छेद 118 में है, ध्यान रखना। अब क्लियर, अनुच्छेद 108 क्लियर। आगे देखो, अगला अनुच्छेद जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो यूं मान के चलो कि सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसके बाद अनुच्छेद 123 और रहेगा अपना, ठीक है। अब देखो अनुच्छेद 111 क्या कहना चाह रहा है, समझो। आप इससे पहले एक पॉइंट अपन यहाँ गौर कर लेते हैं कि कोई भी विधेयक लोकसभा में पारित हो, यहाँ टिक करने का मतलब है कोई भी बिल लोकसभा में पारित हुआ, वह बिल राज्यसभा में पारित हुआ और लोकसभा राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की विधेयक संबंधी शक्तियां कहां मिलेंगी, 111 में। यहां समझने वाली बात है, वो ध्यान से सुनो। यह अनुच्छेद 111 कहता है कि उस बिल पर साइन कर दे, ध्यान से सुनना, यदि राष्ट्रपति उस बिल पर साइन कर दे तो वह विधेयक या वह बिल क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। आया समझ में पॉइंट? लोकसभा राज्यसभा में पारित विधेयक राष्ट्रपति के साइन से कानून बन जाएगा, उसके हस्ताक्षर से कानून बन जाएगा। अब यहाँ पॉइंट टू बी नोटेड क्या है, यहाँ अनुच्छेद 111 कह रहा है कि राष्ट्रपति साइन करे तो कानून बने, न करे तो क्या। और भी इसके साथ कुछ अन्य व्यवस्थाएं हैं, वो ध्यान से सुनो। राष्ट्रपति की विधेयक संबंधी शक्तियों में राष्ट्रपति उस विधेयक को क्या कर सकता है, बताओ जरा, स्वीकार कर सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा, उस विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तीन व्यवस्थाएं यहाँ मुख्यतः रूप में है कि राष्ट्रपति की विधेयक संबंधी शक्तियों में या तो उस विधेयक पर राष्ट्रपति स्वीकृति दे दे, या राष्ट्रपति उस विधेयक को अस्वीकार कर दे, या फिर राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दे। तीन परिस्थितियां। अब देखो वीटो पावर में बिल्कुल समझाने जा रहा हूँ, निश्चिंत रहो, सारी चीजें डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ एक पॉइंट आप समझना होगा आपको, क्या है, मैं एक चार्ट बनाती हूँ वही समझाऊंगी आपको। साधारण विधेयक, धन विधेयक, और ये है आपका संविधान संशोधन विधेयक। अब इसको समझो, ये विधेयक होते हैं, इस पर स्वीकार करेगा, थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ, या तो राष्ट्रपति उसे स्वीकार करेगा, या उसे अस्वीकार करेगा, या उस पर पुनर्विचार करेगा। समझना यहाँ क्या है, ध्यान रखो। साधारण विधेयक जो होता है, क्या राष्ट्रपति उसे स्वीकार कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या राष्ट्रपति उसे अस्वीकार कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है? बिल्कुल लौटा सकता है। तो यहाँ कंडीशन सही है, जो हायर लेवल के बच्चा है, जो आरएस का बच्चा है, जो फर्स्ट ग्रेड का बच्चा है, जो रिट का बच्चा है, पटवार का बच्चा है, वो ध्यान रखे, ये चीजें आ सकती हैं कि साधारण विधेयक को स्वीकार राष्ट्रपति करेगा, अस्वीकार कर सकता है, पुनर्विचार के लिए बिल्कुल लौटा सकता है, ठीक है। अब देखो, धन विधेयक को स्वीकार कर सकता है, विधेयक को अस्वीकार, धन विधेयक को बिल्कुल मना कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, पर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता।
कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हमेशा ध्यान रखो इस चीज का, ठीक है, कि निम्नलिखित विधेयकों में से कौन सा विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है, नहीं लौटाया जाता, ये ध्यान रखना है आपको। धन विधेयक स्वीकार कर सकता है राष्ट्रपति, हाँ कर दे, चाहे तो मर्जी हो मना कर दे, परंतु पुनर्विचार के लिए कभी भी नहीं लौटा सकते। क्यों नहीं लौटा सकते, बच्चों का सवाल होता है, समझ लो क्यों, उस पे क्यों लगाया है, क्यों, क्योंकि जब विधेयक, धन विधेयक लोकसभा में रखते हैं, उसे रखने से पहले, इधर बनाती हूँ, रखने से पहले हम किससे पूछ लेते हैं, राष्ट्रपति से। यूं समझ लो कोई काम करने से पहले ही राष्ट्रपति से पूछ लिया कि देखो हम करने जा रहे हैं, पहले ही पूछ लेते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, और अगर राष्ट्रपति हाँ कर देता है, हाँ करने के बाद में, भाई ये समझो यहाँ लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, यहाँ होता क्या है, लोकसभा में आने से पहले राष्ट्रपति से पूछ लेते हैं, फिर लोकसभा में आता है, फिर राज्यसभा में आता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है वापस फाइनल साइन के लिए। अब यहाँ राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता और न ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, क्योंकि वह पहले से ही विचार इस पर कर चुका है, उसने पहले यहाँ हाँ कर दी, तो वो यहाँ मना नहीं कर सकता, ठीक है। आगे देखो, संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकार कर सकता है, संविधान संशोधन पे मना नहीं कर सकता, और न ही संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यहां पॉइंट नोटेड है, इसे ध्यान रखना है आपको। इसमें क्या ध्यान रखना है विशेष, वो समझो। आपका संविधान संशोधन स्वीकार कर सकता है, परंतु राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता, तथा पुनर्विचार के लिए भी उसको लौटा नहीं सकता। अब समझो कैसे, क्या हुआ क्या, संविधान संशोधन विधेयक के लिए एक 24वां संविधान संशोधन 1971 अनुच्छेद 368 दिखाई दे रहा है, ठीक है, दे रहे हैं। अनुच्छेद 368 में एक प्रावधान, एक बात जोड़ दी, क्या जोड़ी, कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन पर हस्ताक्षर करने हेतु बाध्य है। मतलब राष्ट्रपति को संविधान संशोधन पर अपनी स्वीकृति देनी आवश्यक है, न तो वो मना कर सकता है और न ही वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। देखो मैं ये कह सकती हूँ, इतना इजी तरीके से आपको कहीं समझाने को या कहीं समझने को नहीं मिलेगा। इस पॉइंट को बच्चा बहुत बार कंफ्यूज रहता है, 1000 जगह पढ़ता है, फिर भी उसका क्लियर नहीं होता। मैंने स्टार्ट से आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर ये अनुच्छेद बीच में आ रहा है तो अपन हटा सकते हैं इसको। देखो, हाँ करेगा, केवल अस्वीकृति साधारण धन पे ही दे सकता है, पुनर्विचार के लिए केवल इसी को लौटा सकता है, ठीक है। पुनर्विचार के लिए न तो धन विधेयक लौटाया जा सकता है, न ही संविधान संशोधन लौटाया जा सकता है। अनुच्छेद इसका तुम्हें ध्यान रखना है, तो 24वां संविधान संशोधन 1971, 24वां संविधान संशोधन 1971, जिसमें राष्ट्रपति धन विधेयक पर राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने हेतु बाध्य होगा, हस्ताक्षर करने हेतु बाध्य होगा। आया पॉइंट समझ में? अब आगे चलते हैं, ये आगे समझ में। जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हो आप, बिल्कुल मैं इनके सबके जवाब लास्ट में दूंगी आपके, है ना, अभी केवल पढ़ लो। अभी समझ में आया? अपन आगे बढ़ते हैं। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको रिपीट देखकर नोटबुक में राइट अप कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। आगे देखो, अब यहां मैं बात करूंगी आपकी वीटो शक्ति। अब कई बार बच्चा एक गलत फहमी रखता है कि मैडम वीटो शक्ति अनुच्छेद 111 में है, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, वीटो शक्ति शब्द का इस्तेमाल पूरे संविधान में नहीं। वीटो शक्ति शब्द आप कह सकते हो निषेधाधिकार, निषेधाधिकार। यहां राष्ट्रपति को 3 प्रकार के निषेधाधिकार प्राप्त हैं। कैसे, क्या है, सुनो। अगर वीटो शक्ति, चलो मैं इसको पूरा यहां से कर रही हूं। अगर अपन वीटो, जिसे आप कह सकते हो निषेधाधिकार, निषेधाधिकार को मैं 3 हिस्सों में बांट लेती हूं।
आप एक पढ़ते हो आत्यांतिक, दूसरा आप पढ़ते हो निलंबनकारी, चौथा आप पढ़ते हो पॉकेट वीटो। ठीक है, ये 3 प्रकार की वीटो शक्ति हमारे यहाँ के राष्ट्रपति को प्राप्त की गई, दी गई है। आत्यांतिक वीटो पावर में कहा गया कि राष्ट्रपति विधेयक को अस्वीकार कर सकता है। राष्ट्रपति विधेयक को अस्वीकार कर सकता है। यहाँ एक कंडीशन और है, आपको ध्यान से क्या समझना है। मान लो जिस लोकसभा ने उस विधेयक को पारित किया, हुआ क्या, एक एग्जांपल मान लो, जैसे कि अपने यहाँ मार्च 2019 में अभी लोकसभा गई और नई लोकसभा आई। हुआ क्या, एक एग्जांपल मान लो कि अब फरवरी में एक विधेयक रखा, पारित हो गया। पारित होने के बाद में महीने 2 महीने राष्ट्रपति के पास पड़ा रह गया और सरकार बदल गई। अब सरकार बदल गई तो जो नई सरकार आई है उसकी परामर्श पर वह इस बिल को अस्वीकार कर सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है, बिल को मंत्रिपरिषद की परामर्श पर भी अस्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, या तो पहला पॉइंट तो क्या है, आप कह सकते हो मंत्रिपरिषद की परामर्श पर भंग कर, मतलब समाप्त कर दे विधेयक को, या फिर आप कह सकते हो कि अगर जिस सरकार ने उसे पारित किया, मतलब जिस सदन ने उसे पारित किया, जिस लोकसभा ने उसे पारित किया, अगर वह चली जाए और नई लोकसभा आ जाए और उस लोकसभा के व्यक्ति यदि इस विधेयक के लिए मना करना चाहे, वो सरकार अगर मना करना चाहे तो उस विधेयक को खत्म कर सकती है। हाँ, पर ध्यान रखना, अगर पारित होकर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दे, कानून बन जाएगा, उसके बाद संभव नहीं है। निलंबनकारी में सीधी से आपको एक पॉइंट समझना है। राष्ट्रपति, अभी अपन ने पढ़ा है संविधान संशोधन विधेयक को, एक तो संशोधन विधेयक है और एक धन विधेयक है। इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी विधेयकों को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। मैं यहाँ आपसे एक बात गौर करवा रही हूँ, एक बार ही पुनर्विचार, मतलब राष्ट्रपति ने एक बार लौटा दिया, यदि वह विधेयक पुनः लौट कर आता है तो दूसरी बार राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपना हस्ताक्षर करने हेतु बाध्य होगा। क्या समझ में आया? एक बार लौटा दिया, दूसरी बार अगर वह लौट आया तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने हेतु बाध्य होगा। अब पॉकेट वीटो को समझो। पॉकेट वीटो में सीधी सी एक बात है, देखो एक लाइन है, लोकसभा राज्यसभा में पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून बनेगा। क्या मैंने यहाँ समय लिखा? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, समय लिखा कहीं भी कि राष्ट्रपति 1 महीने में हाँ करे, 6 महीने में हाँ करे, 5 महीने में हाँ करे, 3 महीने में हाँ करे, जाने से पहले हाँ करे? नहीं ना। यही एक बात सबसे महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति न तो हाँ करता है न मना करता है, मतलब राष्ट्रपति विधेयक को अनिश्चित समय तक आरक्षित रख सकता है। अनिश्चित समय तक आरक्षित रख सकता है मतलब क्या है यहाँ कि पॉकेट वीटो में साफ कह दिया कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर कितने समय में हस्ताक्षर करेगा, इसका कोई निश्चित समय नहीं है। इसका फायदा राष्ट्रपति उठा सकता है, जैसे कि ज्ञानी जेल सिंह ने उठाया। बिल्कुल सही आप समझे। ज्ञानी जेल सिंह ने क्या किया, 1986 में एक आपका भारतीय डाक अधिनियम था, भारतीय डाक अधिनियम। उसमें हुआ क्या, राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने भारतीय डाक अधिनियम, जिसे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना, ये उनका एक विचार था। ज्ञानी जेल सिंह का जो था वो विचार था, आप यूं समझ लो, डाक अधिनियम में एक व्यक्ति की निजता, जो राइट टू प्राइवेसी होती है, उसका उल्लंघन हो रहा था। ठीक है, तो डाक अधिनियम 1986 में ज्ञानी जेल सिंह ने इस विधेयक को अपने पास रख लिया और इस पर मना नहीं किया और नहीं इस पे हाँ किया।
विचार करते हैं, और वो विचार कितने दिन करे इसका कोई निश्चित समय नहीं। ठीक है ना। तो पॉकेट विटो में समझा, पॉकेट में डाल लेता है, पॉकेट विटो में क्या करता है, पॉकेट में डाल लेता है, और पॉकेट में कितने दिन रहे इसका कोई भी निश्चित समय नहीं है। और जैसा कि हम देखते हैं सरकार अगर बदलती है तो विधेयक ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाता है। ये आपकी विटो शक्तियां हैं। विटो शक्ति संविधान में कहीं भी प्रयोग नहीं लिया गया है। ठीक है। विटो शक्ति में तीन प्रकार की शक्तियां, तीन प्रकार की विटो पावर हमारे राष्ट्रपति के पास में है। अत्यंतिक विटो पावर जो राष्ट्रपति को विधेयक अस्वीकार करने की अनुमति देता है, तब जब मंत्री परिषद परामर्श दे या वो सरकार ही भंग हो जाए, दूसरी सरकार से लोकसभा भंग हो जाए। दूसरा निलंबनकारी, जिसमें राष्ट्रपति विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, दूसरी बार अगर वो है एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, दूसरी बार हस्ताक्षर करने हेतु राष्ट्रपति बाध्य होगा। तीसरा पॉकेट विटो में हाँ या ना यूं समझ सकते हो, नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का। उसमें साफ आता है 6 महीने में, 14 दिन में, और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है ना। कोई निश्चित समय नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है, कोई वर्णन नहीं है, ये ध्यान रखना। ये विटो पावर के साथ में ही अध्यादेश कहते हो, काफी बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं इस पॉइंट में। ठीक है। इसको बिल्कुल अपन आसान तरीके से पढ़ेंगे, गलती नहीं होगी। अनुच्छेद 123 1 2 3 याद करने में बड़ी आसानी है इसको। तो अब देखो अध्यादेश होगा क्या, समझो। अभी मैंने आपको 10-15 मिनट पहले एक बात समझाई थी, नहीं बढ़ेगा। संसद में सत्र चलेगा तो कानून बनेगा, सत्र नहीं चलेगा तो कानून भी नहीं बनेगा। अब क्या करें? अब यहाँ एक बात पॉइंट की, भाई अगर सत्र नहीं चल रहा, हमें कानून की आवश्यकता पड़ जाए तुरंत, सत्र तो हो या ना हो, और आज क्या अभी का अभी कानून चाहिए, उस वक्त क्या होगा? तो यहाँ समझने वाला पॉइंट क्या है कि सदन में सत्र न चलने पर कानून की आवश्यकता पड़ जाए, तो अध्यादेश द्वारा कानून का निर्माण किया जा सकता है। अध्यादेश द्वारा कानून का निर्माण किया जा सकता है। पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? अगर सदन में सत्र नहीं चला तो संसद तो कानून बना नहीं पाएगी। अब संसद कानून नहीं बना पाएगी, परंतु हमें तो कानून चाहिए। अब हमें कानून चाहिए तो हम क्या करेंगे? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। अध्यादेश के माध्यम से एक सीधा सा कॉन्सेप्ट समझो, कानून में अभी अपन ने पढ़ा, तब कानून बनेगा जब लोकसभा राज्यसभा में पारित होगा और फिर राष्ट्रपति के पास आएगा। ये तो सामान्य है, कानून बनने की प्रक्रिया सामान्य है। अब मान लो लोकसभा नहीं है, राज्यसभा नहीं है, ठीक है, परंतु ये तो होंगे ही होंगे। सीधा कानून राष्ट्रपति बनाता है अध्यादेश के द्वारा, समझे? सीधा कानून, न लोकसभा से पूछते हैं न राज्यसभा। सदन में अगर सत्र नहीं चल रहा, कानून चाहिए, तो राष्ट्रपति को बोलो, राष्ट्रपति तुरंत अध्यादेश जारी करके कानून का निर्माण कर देगा। बिल्कुल अध्यादेश जो है वो मंत्री परिषद की परामर्श पर जारी होगा, यह आपको पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं बता देती हूँ। ऑर्डिनेंस जो अध्यादेश होता है वह मंत्री परिषद की परामर्श पर ही जारी होता है, ये ध्यान रखना। अब आगे देखो, इसी अध्यादेश में दूसरा पॉइंट समझो। अब आपके यहाँ एक पॉइंट मैंने आपको बताया नहीं, इसलिए हो सकता है आपको क्लियर ना हो। आपके यहाँ 3 तरह की सूचियां हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और तीसरी है राज्य सूची। संघ सूची, समवर्ती सूची, तीसरी है राज्य सूची। संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य को हटा देना, क्या करना है? राज्य को हटा देना। संघ सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश लाया जा सकता है। संघ सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश लाया जा सकता है।
आ गया पॉइंट समझ में? मतलब यूं समझ लो, एक तो संघ सूची में काम लिखे हुए हैं, कुछ विषय लिखे हुए हैं, समवर्ती सूची में कुछ विषय लिखे हुए हैं। इन सभी विषयों पर जिन पर संसद कानून बना सकती है उन्हीं विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। अब समझो तीसरा पॉइंट। अब होता क्या है, एक बार एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखा अध्यादेश है, अध्यादेश क्या है मुझे बताओ। तो ये पॉइंट मैं लेकर आऊंगी, मैंने आपको शायद पढ़ाया नहीं है पर यहां थोड़ा सा देख लो। अनुच्छेद आपका 13 का तीसरा बिंदु है, अध्यादेश विधि के अंतर्गत आता है। थोड़ा सा समझो, विधि मतलब होता है कानून, और कानून के अंतर्गत अध्यादेश आता है। मतलब अध्यादेश एक कानून की एक प्रक्रिया है, एक कानून का ही दूसरा नाम है। अध्यादेश कानून का ही दूसरा नाम है, ठीक है। विधि का ही दूसरा नाम क्या है? अध्यादेश। एक पॉइंट और समझो, मूल अधिकारों में कभी भी कोई भी परिवर्तन अध्यादेश के माध्यम से नहीं हुआ। मतलब अगर मूल अधिकारों में परिवर्तन करना है तो संविधान संशोधन करो। मूल अधिकारों में कभी भी अध्यादेश के माध्यम से कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगला अध्यादेश से संबंधित एक और पॉइंट, वो क्या है? अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। मतलब अध्यादेश की न्यायालय जांच नहीं करेगा। अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, कोर्ट न्यायालय अध्यादेश की जांच कर सकता है, जांच कर सकता है। हाँ बिल्कुल, न्यायिक समीक्षा हो सकती है अध्यादेश की। ये समझ में मैं रब कर दूंगी। अभी देखो, सदन में सत्र नहीं चलेगा तब अध्यादेश के माध्यम से राष्ट्रपति कानून बनाएगा। दूसरा, परामर्श मंत्री परिषद की लेगा। अगला, संघ सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश लाया जाएगा। तीसरा, अध्यादेश विधि का ही एक दूसरा नाम है, या विधि के अंतर्गत ही अध्यादेश आता है। चौथा बिंदु, मूल अधिकारों में अध्यादेश द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब अध्यादेश लाकर आप मूल अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। चौथा, अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, अध्यादेश की जांच की जा सकती है। अध्यादेश का ही पांचवा पॉइंट समझो, क्या कह रहा है? अध्यादेश, अब देखो, अध्यादेश को अधिकतम कितने समय तक पारित किया जाता है? अब यहाँ बच्चा दो आंकड़ों को लेकर बहुत बार कंफ्यूज होता है, बहुत बच्चा आता है, मैडम कहीं 6 महीने पढ़ा है, कहीं 6 सप्ताह पढ़ा है, कहीं 6 महीने पढ़ा है, कहीं 6 सप्ताह पढ़ा है। ठीक है, अब 6 महीने पढ़ा, 6 सप्ताह पढ़ा, अब दोनों चीजें पढ़ी। मैं आपको क्लियर करती हूँ एग्जाम में गलती कहां करोगे, गलती कहां नहीं करनी है। एक बात समझो, जैसे ही भाई ये तो है नहीं कि राष्ट्रपति ने कानून बना दिया तो आजीवन बना रहेगा। कैसा होना संभव है क्या, मुझे बताओ? राष्ट्रपति ने बना दिया अध्यादेश जारी रहेगा ना। अध्यादेश तब बना लाया गया क्योंकि सत्र नहीं चल रहा था। अब भाई जब सत्र चलेगा तो अध्यादेश को सत्र में रखना पड़ेगा, और अध्यादेश को सत्र में रखेंगे तो लोकसभा राज्यसभा पारित करेगी तभी तो आगे जारी रहेगा। अगर लोकसभा राज्यसभा ने मना कर दिया तो सत्र आगे जारी नहीं रहेगा। ये ध्यान रखो, उसे रखना पड़ेगा, उसे पारित करवाना पड़ेगा। अब देखो, 6 माह में सत्र, 6 माह में सत्र में रखना आवश्यक है। 6 माह में सत्र रखना आवश्यक होता है। ठीक है, 6 महीने में सत्र रखा जाएगा। 6 महीने में सत्र रखें, मतलब सत्र में रखेंगे 6 महीने, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था पूर्व सत्र व आगामी सत्र के मध्य 6 महीने से, पूर्व सत्र व आगामी सत्र के मध्य 6 महीने का अधिकतम अंतराल होगा। तो यहाँ क्या है भाई, सत्र जो है वो 6 महीने में एक तो हो ही जाएगा। तो 6 महीने में सत्र एक बार होगा, इसका मतलब आपके अध्यादेश को अधिकतम 6 माह में सत्र में रखना आवश्यक है। 6 माह इसका समय, सत्र में रखने का समय है। मैं कह सकती हूँ 6 महीने में कमरे के भीतर लाना जरूरी है। ठीक है, भीतर रखना, और एक बार अगर कमरे में आ गया मतलब 6 सप्ताह अगर आपने सत्र में रख दिया, सत्र में पेश हो गया अध्यादेश, अगर सत्र में अध्यादेश
पेश हो गया, सत्र में अध्यादेश पेश हो गया तो उसे अधिकतम 6 सप्ताह में पारित करवाना आवश्यक होगा। यदि 6 सप्ताह में पारित नहीं करवा पाए, यदि 6 सप्ताह में पारित नहीं करवा पाए तो अध्यादेश खत्म हो जाएगा। यहाँ दोनों में अंतर आपको समझ में आया या नहीं आया? दोनों का अंतर समझो। 6 माह मतलब सत्र में अधिकतम, मतलब सत्र 6 महीने में एक बार तो होगा ही होगा, तो अधिकतम कितने समय में रखना आवश्यक? 6 माह में रखना आवश्यक। और रखने के बाद सत्र में रख दिया तो 6 सप्ताह में पारित करवाना आवश्यक है। 6 सप्ताह में पारित करवाना आवश्यक होता है। पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? समझो, अध्यादेश को 6 माह में संसद में रखना आवश्यक, और अगर संसद में रख दिया तो 6 सप्ताह में पारित करवाना आवश्यक होता है। ठीक है, पारित करवाना आवश्यक होता है। आगे समझ में पॉइंट? ये आपका अध्यादेश है। ठीक है, अब आपकी जो विधायी शक्तियां हैं वो कंप्लीट है। राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मुझे टच करनी थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने कंप्लीट टच की है।